हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम क्लास 12 के इस एपिसोड नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है, ऐसे यहाँ एक समतल दर्पण है, यहाँ एक प्लेन मिरर है, इसका ये भाग पेंट किया हुआ है नीचे वाला, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, और जो ये ऑब्जेक्ट है अब इससे करोड़ों किरणें चलती हैं, इसमें से एक किरण हम लोग दिखा रहे हैं नॉर्मल, यानी नॉर्मल 90 डिग्री का इस परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण आ रही है। तो ये किरण उसी दिशा में लौट जाएगी, और जब इस लौटने वाली किरण को कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये किरण कहीं इस दिशा से आ रही है। फिर ऐसे ही बहुत सारी किरणें यहाँ से चलेंगी, और जितना दूरी पे मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो ये किरणें जो है इस दिशा में रिफ्लेक्ट होंगी, और यहाँ से जब कोई देखेगा तो लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। इधर ये रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से कोई देखेगा तो लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो इस ऑब्जेक्ट O का जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, वो I पर बनेगा। और ये जो मिरर है तो MO = MI होगा। MO यानी दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर MI यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो है यानी ये बनेगा क्या, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी कहाँ से, फ्रॉम मिरर, और ये क्या होगा, ये होगा इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी कहाँ से, तो फ्रॉम मिरर। यानी ये जो दर्पण हो गया, इस दर्पण M से वस्तु जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूर रहेगा। और इसके प्रतिबिंब का क्वालिटी क्या होगा, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। और ये जो इमेज होगा, इमेज विल बी इरेक्ट दैन ऑब्जेक्ट, वस्तु की अपेक्षा जो वस्तु होगा वो सीधा होगा और आकार में बराबर होगा। इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पे इस प्लेन मिरर को मान ले एक समतल दर्पण को, और सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ हमारा चेहरा है, तो यहाँ से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है जो इस परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण बना के जा रही है, वो क्या करेगी, उसी दिशा में लौट जाएगी। जब इस लौटने वाली परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे को कोई देखेगा तो वो किरण इधर कहीं से आती हुई प्राप्त होगी। और अगर इस दिशाओं में या इस दिशा में अगर कोई किरण जाए तो फिर ये इधर की ओर या इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, और जब इस रिफ्लेक्टेड रे को, इस परावर्तित किरण को देखा जाएगा तो वो कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। यानी अगर MM' मिरर मान लें तो इस मिरर से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा, इस मिरर से उतना ही दूरी पर ये इमेज होगा। तो हम लोग ये इमेज समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण जो है वो कैसे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किरण आई 90 डिग्री बनाते हुए परावर्तक तल से, तो उसी दिशा में ये किरण लौटेगी। लौटने वाली किरण को कोई देखेगा तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, और फिर इस दिशा से, यहाँ से और इधर से आती हुई किरण इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, और उसे देखेंगे तो ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से कोई समतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब बनाता है, इस तरह से कोई समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि
कुछ कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। तो कई बार ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, यानी आपको क्या पता करना है, तो टू फाइंड क्या, तो नंबर ऑफ इमेज किसका, तो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहाँ, तो इंक्लाइंड एट एन एंगल। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, तो सिचुएटेड बिटवीन क्या, तो टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड या सबटेंडेड एट एन एंगल। तो ये आपका हेडिंग हो गया कि किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। अब ये कैसे है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो समतल दर्पण है, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है और ये किसी कोण पर झुके हुए हैं और इनके बीच क्या रखा है, तो इनके बीच एक ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे मान लो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक मोमबत्ती है। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहां लिख देते हैं क्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो वो हो जाता है n = 360/60, यानी 360/θ। अब 360/θ का वैल्यू निकालते हैं। अगर n क्या है, ऑड है, तो वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यदि n बराबर विषम संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर प्रतिबिंबों की संख्या। अगर n विषम संख्या है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या के, प्रतिबिंबों की संख्या के। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग मान लें कि ये दो समतल दर्पण हैं और ये दो समतल दर्पण कितने कोण पे झुके हुए हैं, मान लो 72 डिग्री पे झुके हुए हैं। तो 72 डिग्री पे झुके हुए हैं तो n का वैल्यू क्या होगा, 360/θ, यानी 360/72। तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो n 5 क्या हुआ, तो ये ऑड नंबर हुआ, यानी विषम संख्या हुआ। तो प्रतिबिंबों की संख्या, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 5 बनेंगे। यानी दो दर्पण के बीच का कोण दिया हुआ हो, दो दर्पणों के झुकाव का कोण दिया हुआ हो, तो उनके बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो कोण है उसमें उसको भाग देंगे 360 से, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, n बराबर 360
360/θ, और n अगर विषम संख्या हो गया तो वो प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर हो जाएगा। जैसे 360/θ, क्या अगर हम लोग कहें कि 120 डिग्री पे दो दर्पण झुके हुए हैं, ठीक है, कितने पे झुके हैं, 120 डिग्री पे ये दो समतल दर्पण झुके हुए हैं और इनके बीच कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360/θ यानी 360/120 यानी 3, तो 3 क्या है, 3 ये क्या है, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 है तो 3 ही हो जाएगी, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो कोई भी अगर विषम संख्या n का मान आता है तो वो क्या हो जाएगा, वहीं प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको, ये हेडिंग हो गया किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच का कोण ज्ञात, बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। अब हम आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं अलग अलग इसको, क्योंकि कितने प्रकार की संख्याएं होंगी, मतलब पॉजिटिव संख्याएं तो या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी या भिन्नात्मक संख्या होगी, फ्रैक्शनल नंबर होगी। तो इसको हम कंडीशन के साथ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो मिरर्स हैं, ये मिरर, मान लो ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है और इनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि n बराबर 360/θ बराबर विषम संख्या, क्या विषम संख्या, ऑड नंबर, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर n-1, n ही हो जाएगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या वही हो जाएगी। यानी अगर 360/θ विषम संख्या आता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो वहीं का वहीं प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि 2 प्लेन मिरर्स named M1 and M2 are inclined at an angle theta 72 degree, then what will be the number of image situated between the mirrors। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 360/θ यानी 360/72, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो n क्या है, तो n 5 है, वो क्या है, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो n ही होगा यानी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या वही हो जाती है। एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि अगर दो समतल दर्पण जो हैं वो थीटा कोण पे झुके हों, तो अगर ये कंडीशन आए कि यदि n = 360/θ एक क्या है, तो एक सम संख्या है, तो क्या होगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, तो उसमें से एक घटा देंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे, क्योंकि एक इमेज एक पर ओवरलैप होगा। तो वो क्या है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि मान लो 30 डिग्री पे दर्पण झुके हुए हैं, 30 डिग्री पे दर्पण झुके हुए हैं, तो n क्या होगा, तो n तो 360/θ 360/30 यानी 12 होगा। तो n क्या है, 12 एक क्या है, तो ये सम संख्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या उसमें से एक घट जाएगी यानी n-1 यानी 12 - 1 यानी 11 होगी, ठीक है।
हाँ, अगर इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, जैसे कि दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो अगर मान लेते हैं कि दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पे झुके हैं तो क्या होगा, तो 360/60 कितना आएगा 6, तो n = 6, ये क्या है इवन, तो नंबर ऑफ इमेज से क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेज n-1 यानी 6-1 यानी 5 होगा। तो इसमें क्या पता चला कि अगर दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हों तब भी 5 प्रतिबिंब बनाएंगे, या दो दर्पण 72 डिग्री के कोण पे झुके हुए हों तब भी 5 प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहाँ 5 आया था विषम तो वहीं रह जाएगा, यहाँ सम आया 6 तो उसमें से 1 घट जाएगा। तो ये एक स्थिति है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर एक तीसरा कंडीशन आ सकता है कि अगर ये दो समतल दर्पण जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, तो ऐसे कोण पर झुके हैं कि 360/θ का वैल्यू किस में आ रहा है, तो वो आ रहा है फ्रैक्शनल नंबर में। तीसरा कंडीशन है ये है कि यदि ये दो मिरर M1 और M2 थीटा कोण पे झुके हैं तो इस वस्तु का कितना कोण बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि इफ n जो है 360/θ क्या है, फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्या, ठीक है, भिन्नात्मक संख्या है। तो भिन्नात्मक संख्या जो आएगा उसमें से पूर्ण संख्या को ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दो समतल दर्पण हैं और एक दूसरे से 50 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाएंगे। तो n बराबर 360/θ यानी 360/50, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो n बराबर क्या हुआ 7.2। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी 7, यानी दशमलव के बाद जो संख्या है उसको हम लोग हटा देते हैं और पूर्ण संख्या को हम लोग लिखते हैं। अब 7.2 है या 7.9 है, आप 7 ही लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि मेरा ही प्रतिबिंब है, आप देखना चाहते हैं और मेरा 90% इमेज बन गया है, यानी इस सिर के नीचे का पूरा इमेज बन गया है और सिर का ही इमेज नहीं बना, 10% का इमेज नहीं बना, तो फिर आप नहीं पहचान पाएंगे कि यह किसका बॉडी है। तो इस तरह से जो 7.2 है या 7.9 है तो 7 ही माना जाएगा, यानी दशमलव के बाद की संख्या को छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे 3 ही तो संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर 360/θ का मान अगर सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या उससे कम होगी, विषम संख्या है तो वही होगी, अगर भिन्नात्मक संख्या है तो दशमलव के बाद वाले संख्या को छोड़ देंगे, पूर्णांक संख्या लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी समतल दर्पण, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा क्या, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखा। और क्या सीखा, ये सीखा कि दो समतल दर्पण जो हैं वो अगर किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनके बीच रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, यानी अलग अलग कोण पे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, किसमें, गोलीय सतहों में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या, गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों के निर्माण की आवश्यक शर्तें, प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यक शर्तें। तो आप इसे कह सकते हैं क्या,
रिक्वायर्ड कंडीशंस, आवश्यक शर्तें फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यक शर्तें। तो अगर आप कहें, अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें कॉन्केव मिरर की, यानी अवतल दर्पण की, ठीक है, तो इसका एक कंडीशन ये ले सकते हैं, आप जानते हैं कि कोई ये अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है, तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, इसके लिए आप फोकस का डेफिनेशन देख सकते हैं। तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है। दूसरा कंडीशन देख सकते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि किसी दर्पण के, और इसी का उल्टा कर दो, जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जा रही थी वो फोकस से लौटी, और अगर कोई किरण फोकस से जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक उल्टा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से, और फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। अब यहां बात करते हैं, अगर परावर्तन के नियम की बात करें तो ये तो C से होकर जाने वाला रेखा अभिलंब हो गया, ये रेखा प्रधान अक्ष, तो ये किरण जितना कोण बना के जाएगी, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, ये किरण जितना कोण बना के जाएगी, ये किरण उतना ही कोण बना के आएगी, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ये एक दिखा सकते हैं। फिर ये एक दिखा सकते हैं क्या, कि ये P, ये F और ये C। तो यहाँ दिखा सकते हैं कि C की दिशा में जाने वाली किरण, यानी इंसिडेंस रे इन द डायरेक्शन, इंसिडेंस रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण अगर जा रही है तो जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में लौट जाएगी। क्यों लौट जाएगी, इसके लौटने का कारण हम बताए हुए हैं, वक्रता केंद्र। तो ये लौट जाएगी इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर ये एक प्लेन मिरर हो और प्लेन मिरर पर अगर 90 डिग्री का एंगल बना के कोई किरण आ रही है तो उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वैसे ही हम लोग जानते हैं कि ये कोई स्फीयर है, कोई गोला है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से होकर कोई भी जो रेखा जा रही है वो त्रिज्या की दिशा में है और त्रिज्या परिधि पर खींचे गए स्पर्श रेखा पर लंब होता है। क्या होता है त्रिज्या, तो ये जो त्रिज्या है ये परिधि, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस पर खींचे गए जो स्पर्श रेखा है उस पर ये लंब होता है। तो यहाँ C से आने वाली किरण C से आ रही है, तो ये जो मिरर है, ये C की दिशा में आने वाली किरण है, तो ये दर्पण पर खींचे गए स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इसी कारण से उसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये 4 कंडीशंस हम लोग देख पाए। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरेगी परावर्तित होकर। दूसरे कंडीशन में फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। और तीसरी स्थिति में आपतन कोण जितना बना के जाएगी उतना परावर्तन कोण, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस अभिलंब है, क्योंकि ये C से होकर जाने वाला रेखा है और इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये परावर्तन के दूसरे नियम के हिसाब से, और ये C से जाने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाएगी। तो इन 4 जो किरणें हैं, इन 4 में से किसी 2 किरणों को मिलाकर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। अब यदि हम लोग बात करें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की, तो उत्तल दर्पण में यानी कन्वेक्स में,
उत्तल में। तो उत्तल दर्पण को ऐसे बनाएंगे, आप जानते हैं। तो ये क्या है, ये है P, ये इसका फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। अब मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो वो किस दिशा को लौटेगी, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर तो सिल्वर्ड है। अब यहाँ से कोई देखेगा तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तित हो जाएगी, तो वहां से देखेंगे तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फिर अगर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, या फिर उसी तरह से जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे, इसी का उल्टा कर देते हैं, समानांतर आने वाला फोकस से, तो फिर किरण जो फोकस के डायरेक्शन में जा रही है, फोकस की दिशा में आ रही है, तो इधर तो सिल्वर्ड है, तो वो क्या होगा, वो फोकस के, वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस की दिशा से जाती हुई प्रतीत होगी, और ये F फोकस की दिशा में आने वाली किरण समानांतर जाती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि P, F और C, यानी अगर कोई किरण C की दिशा में आ रही है, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या की दिशा में आ रही है, तो वो उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो C की दिशा में आने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाएगी। और फिर यहाँ परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोग दिखा सकते हैं कि एक किरण जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण पे ये क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, प्रतिबिंब निर्माण की आवश्यक शर्तें। तो ये उत्तल दर्पण का 4 कंडीशन, उत्तल दर्पण का ये 4 कंडीशन और अवतल का 4 कंडीशन, इसमें से कोई 2 हम लोग मिला देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण।